नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। हम प्रयोगवाद पढ़ रहे थे। प्रयोगवाद में हम जो है तार सप्तक के बारे में और उसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आज हम दूसरा सप्तक यानी जो है तार सप्तक का अगला भाग जो है प्रयोगवाद का अगला भाग, और ये इसमें हम प्रयोगवाद समाप्त भी कर देंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा बचा था उसको कंप्लीट करके फिर हम नई कविता पढ़ के फिर हम आधुनिक गद्य पे आ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे कंप्लीट हम क्लास पढ़ रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि एक बार फिर से कि हम आपको बता दें, भारतीय काव्यशास्त्र खत्म कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। जाके उसकी प्लेलिस्ट में देखें, संपूर्ण भारतीय काव्यशास्त्र ट्रिकी वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाया। ठीक है, और कहानी भी हमारी क्लास चल रही है, 4 कहानी हो गई हैं, 4-5। ठीक है, नाटक भी हमारे 2 नाटक हो चुके हैं, जिसमें अंधायुग और बकरी नाटक को कंप्लीट कर चुका हूँ। अगला नाटक हमारा अंधेर नगरी होगा, जो एक नोट्स और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। हर एक आपको पता है कि हमारे क्लासें अच्छी ही होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपका कहना है, आप लोगों का प्यार है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और दूसरी कहानी भी हो चुकी है, नाटक हो गए हैं, नाटक चल रहे हैं, कहानी हो रही हैं, निबंध संपूर्ण निबंध हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, संपूर्ण निबंध की क्लास हो चुकी है। अब जो हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र और आगे की क्लासेस जारी रखेंगे। ठीक है, तो दूसरे सप्ताह की कवियों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक बार फिर कहता हूँ कि अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें, 97 21 56 58 75। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो इसको आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें सारे बच्चों को जोड़ा है। ठीक है, चलो दूसरा सप्ताह के कवियों की प्रमुख कृतियाँ क्या हैं। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म समय क्या हुआ है, 1911। इनका जन्म कब हुआ था, 1911, और मृत्यु कब हुई थी, 1993। नोट्स देख लो एक बार। ठीक है, इस प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट्स आपको सबमिट करके दिए जाएंगे। ठीक है, चलो तो इनकी रचनाएं देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। मैं बता दूं, इनकी एक रचना का नाम है कुछ कविताएं संसार से। देखो, कुछ कविताएं जो लिखी 1959 में, कुछ और कविताएं ये लिखी 1961 में। एक चीज़ और बता दूं आपको कि प्रयोगवाद के जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो आप कंठस्थ कर लो। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद, इन तीनों हम कह सकते हैं, इन सबकी तैयार करो। ठीक है, और बाकी उधर आधुनिक में उपन्यासों में कुछ है और कुछ निबंध, कुछ नाटक। याद रखना कि ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपको बहुत तैयार करने की ज़रूरत है और बहुत बार पूछे जाते हैं। प्रयोगवाद से हर एक कवि की कोई किसी न किसी कवि से रचना पूछी ली जाती है। तो कुछ कविताएं शमशेर जी, कुछ और कविताएं चूँकि नहीं है अपने पास। कुछ कविताएं शमशेर जी, कुछ और कविताएं चूँकि नहीं है अपने पास, अभी तो बात बोलेगी कि तुमसे होड़ है मेरी, बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। याद रखना, ये कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। कुछ कविताएं जो, कब इसका समय क्या, 1959। कुछ और कविताएं 1961। चुका भी है मैं नहीं, याद रखना 1975, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इतने पास अपने 1980। उदिता का समय क्या है, 1980। तो इतने पास और उदिता, इसका समय क्या है, 1980। इतने पास और उदिता का समय क्या है भैया, 1980। इदिता और इतना क्या नाम, इतने पास अपने और उदिता का समय क्या है, 1980। एक चीज़ और याद रखना, अभिव्यक्ति का संघर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, 1980 में आई है। बात बोलेगी, 1981। ठीक है, काल तुमसे होड़ है मेरी, 1988। कहीं बहुत दूर से सुन रहा, 1995। सुकून की तलाश, 1998। टूटी हुई बिखरी हुई, 1999। सब रचनाएं भूल जाना, मैं कुछ रचनाएं आपको बता देता हूं, उनको आप याद कर लें। देखो, एक कुछ कविताएं और कुछ और कविताएं, ये बहुत पूछी जाती हैं। एक इनकी रचना है उदिता, ये भी पूछी जा चुकी है। ठीक, जो 1980 में आई थी। और एक रचना है बात बोलेगी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, 81 वाली, शमशेर बहादुर सिंह की। और एक टूटी हुई बिखरी हुई। ठीक है, सुकून की तलाश भी देख ले साथ में। इतनी रचनाएं तो आप तैयार कर लो। काल तुमसे होड़ है मेरी, ठीक है, ये शमशेर जी की रचना है। कुछ कविताएं शमशेर जी, कुछ और कविताएं चूँकि नहीं है अपने पास। चूँकि मतलब चूँकि नहीं है अपने पास, अभी तो बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, बहुत बहुत दूर से सुन रहा हूँ तुम्हारी तलाश। याद रखना।
चलो शमशेर सिंह के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि शमशेर जी की कविताओं को याद रखना, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों के समान रूप से स्वीकृति मिली है, किंतु ये प्रगतिवादी चेतना के निकट ठहरते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, इन पर ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इन पर फ्रांसीसी और प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव था, याद रखना। फ्रांसीसी और प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव किस पे रहा है? किस पे? शमशेर बहादुर सिंह पे। शमशेर की एक रचना है, अभी मैं बताऊंगा यहाँ से इस बार के एग्जाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं। एक पीली शाम, अपनी पत्नी की रुग्णावस्था पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखी। याद रखना, जिनकी एक रचना है एक पीली शाम, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। ये किस पे लिखी गई? अपनी पत्नी, जो इनकी पत्नी जो बहुत रोगी रहती थी उनके ऊपर लिखी थी। टेक्निक में याद रखना, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था, कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, दोआब लिखना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, कई बार पूछा जा चुका है कि मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें आप उठाना जून के एग्जाम में जो रचना पूछी गई हैं, इधर पीछे दिसंबर में और उधर जून में। ठीक है, तो देखना, मैं बता देता हूँ, जून के एग्जाम में देखना, जून 2024। ठीक है, एक रचना पूछी गई थी अमन का राग और एक पूछी गई थी सलोना जिस्म। ना अगर आप मानते नहीं हो तो एग्जाम उठा के, पेपर उठा के देखना, अमन का राग और सलोना जिस्म क्रम में लगाने के लिए आई थी, सॉरी मिलान करने के लिए आई थी। ठीक है, तो अमन का राग, सलोना जिस्म, टूटी हुई बिखरी हुई, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है, और जिस्म घिर गया है समय का रथ एवं समय साम्यवादी। याद रखना, इनकी चर्चित कविताएं क्या? देखो, एक टूटी हुई बिखरी हुई, एक पीली शाम, ये दोनों कविताएं जो भी बीएचयू से संबंधित हो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एमए के पाठ्यक्रम में ये कविताएं लगी थी शमशेर बहादुर सिंह की, हम लोगों ने इनको पढ़ा था। ठीक है, ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना। याद रखना, ये अमन का राग इंपॉर्टेंट है, अमन का राग और सलोना जिस्म, ये भी शमशेर बहादुर सिंह की कविता हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कविताएं शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं हैं, ये भी समझ लो। भाषा में बोलचाल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मना स्थितियों को उनकी कला साधती है। यह कथन किसका है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। किसका है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। फिर कहते हैं कि जीवन के कटुतम संघों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। किसका है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसका है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ठीक है, चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं, ये भी कथन किसका है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ठीक है, चलो, जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है, ये भी भैया किसका कथन हुआ? शमशेर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ये बहुत रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि उनकी काव्य भाषा में यानी संज्ञा पदों यानी शब्दों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों और अवयवों का है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, शमशेर की आत्मा ने, याद रखना, शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है, अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। ये कथन किसका है भैया? बहुत महत्वपूर्ण है, गजानन माधव मुक्तिबोध का है। किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक रचना आती है शमशेर की मूल मनोवृत्ति, एक इम्प्रेशनिक चित्रकार की, ये पूछा जा चुका जो है, पूछा जा चुका एक बार। इम्प्रेशनिस्टिक शब्द पूछा गया है, किसने दिया था, किसके लिए? शमशेर के लिए। किसने कहा था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने, वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है। ठीक है, प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि थे, ये भी किसने कहा भैया? मुक्तिबोध ने कहा है। प्रणय जीवन वाले यानी शादीशुदा वाले। शमशेर कवियों के कवि हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना भैया कि शमशेर कवियों के कवि हैं। किसने कहा है? आगे
अगर आपको याद नहीं होता तो ऐसे करो कि शमशेर कवियों के कवि हैं, ये भी मुझे आज पता चला, आज से अज्ञात हूँ, ठीक है। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। कथन किसका है भैया? मलियज का है। किसका कथन है? मलियज का। किसका है भैया? मलियज का कथन। किसका है? मलियज का। शमशेर की शमशेरियत, देखो ये भी देखो कितने इंपॉर्टेंट बात है। शमशेर की शमशेरियत किसका कथन है? विष्णु खरे का। किसका है भैया? विष्णु खरे। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य, ये भी किसने कहा भैया? रामचंद्र तिवारी ने कहा है। किसने कहा भैया? रामचंद्र तिवारी ने कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। शमशेर का जो काव्य रीतवादी रोमानी सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य, किसने कहा है? रामविलास शर्मा। किसने कहा भैया? रामविलास शर्मा। अगली बात आती है, देखो, वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग हैं, कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। क्या है? रासायनिक घोल है। कथन किसका है? बच्चन सिंह का। किसका कथन है भैया? बच्चन सिंह का। किसका कथन है? बच्चन सिंह का। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायविता भी है। किसका कथन है? ये भी बच्चन सिंह का कथन है। किसका भैया? बच्चन सिंह का। ठीक है। अगला कथन है, देखो, कहते हैं कि शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह अत्यधिक अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। कथन किसका है भैया? अशोक वाजपेयी का कथन है। किसका कथन था ये? अशोक वाजपेयी का। अगली बात आती है कि अपने काव्य संकलन चुका भी हूँ मैं नहीं कि भूमिका में शमशेर लिखते हैं। जो इनकी रचना है, चुका भी हूँ नहीं मैं। ठीक है। कुछ कविताएं शमशेर जी, कुछ और कविताएं चुकी नहीं हैं अपने पास, अभी तो बात बोलेगी। यही अभी रचना आपको सुनाया था ना, ये ट्रिक है। चलो, अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। ये कथन पूछा जाएगा कि किस भूमिका में है, तो चुका भी हूँ नहीं है। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही है। कितना ही धुंधला सही, काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला ही है। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज नहीं हो सकती। कथन वेरी इंपॉर्टेंट। गीत फरोश, देखो, भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1913, मृत्यु 1950। अब आपको एक बात बता दूं, देखो, अभी हम लोग भवानी प्रसाद की कविताएं गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र आपके लेखक हैं, यूजीसी नेट के हैं, तो उनकी अदर रचनाओं को आपको तो याद होना चाहिए, एक एक रचना याद होनी चाहिए। तो याद रखना, गीत फरोश इन्होंने कब लिखी? 56। कब लिखी है? 56 में, ये याद कर चुके हैं। चकित है दुख, ये कब लिखी है? 1968 में। अंधेरी कविताएं, ये भी कब लिखी गई हैं? 1968 में। गांधी पंचसती कब लिखी है? 69 में। ठीक है। बुनी हुई रस्सी, वेरी इंपॉर्टेंट। बुनी हुई रस्सी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 71 में लिखी गई थी। बुनी हुई रस्सी 71 में। ठीक है। खुशबू के शिलालेख, ये कब लिखी गई थी? 73 में। व्यक्तिगत 73। परिवर्तन जिए कैसे, ये भी 76 में लिखी गई। एदम नमम, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, 77 में लिखी गई। और त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या कब लिखी गई भैया? 1978 में। त्रिकाल संध्या 1978 में। अंतर्गत कब लिखी गई? 1979, याद रखना। अंतर्गत कब लिखी गई? 1979 में लिखी गई। अंतर्गत कब लिखी गई भैया? 1979। अंतर्गत 1979 में लिखी गई। कब? 1979। अनाम तुम आते हो, अनाम तुम आते हो 1979। शरीर कविता फसलें और फूल 1980। शरीर कविता फसलें और फूल कब की गई है? 1980। शरीर कविता फसलें और फूल 1980। कालजयी, वेरी इंपॉर्टेंट। कालजयी का समय क्या है? 1980। कालजयी का समय क्या है भैया? 1980। कालजयी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कलर है, ये रचना आपको याद करनी है, इसीलिए मैंने कलर किया इनको। कालजयी, ये कालजयी पूछी गई ना कई बार। 1980। मान सरोवर दिन, ये भी लिखी गई कब? 81 में। संप्रति 82। समय नहीं आता था, कोई बात नहीं, बार देखते चलो। नीली रेखा तक 84। तूस की आग 85। ये कोहरे मेरे हैं, ये भी कब लिखा गया है? 93। देखो 19 रचना, इसमें से आपको रचना याद कौन कौन सी करनी है,
एक तो गीत फरोश जो वेरी इंपॉर्टेंट है 1956 में लिखी गई भवानी प्रसाद मिश्र की। एक आपको बुनी हुई रस्सी 71 की, ये भी किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, एकदम कंटेस्ट कर लो। एक इदम नम्मम, ठीक है, अंतर्गत भी देख लेना। अनाम तुम आते हो कालजयी, ये बहुत दो इम्पोर्टेंट रचना है। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र, अनाम तुम आते हो भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। और ये कोहरे मेरे हैं, देखना चाहो तो देख लेते। देखो भवानी प्रसाद मिश्र क्या हैं? गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं, कहानीकार उदय प्रकाश। याद रखना कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी का, याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा था? उदय प्रकाश मिश्र ने कहा था। किसने कहा था? उदय प्रकाश मिश्र ने कविता का गांधी किसे कहा? भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसे कहा जाता? जो किसने कहा? उदय प्रकाश ने। याद रखना उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा, यानी भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा और उदय प्रकाश ने उनको क्या कहा है? क्या कहा है? क्या कहा भैया? कविता का गांधी का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी। इनकी भाषा में अभिव्यक्ति में लोक जीवन के प्रवाह स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं, ठीक है। एक बात बता दूं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी स्नेह पथ कविता में संसार में स्नेह बांटने की सीख। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने स्नेह शपथ कविता में संसार में स्नेह बांटने की सीख दी, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। कमल के फूल, देखो कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, वेरी इंपॉर्टेंट। कमल के फूल, सतपुड़ा के घने जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश, इनकी चर्चित कविता है। देखो इसमें सतपुड़ा के जंगल जो आपकी सिलेबस में लगी हुई है, ये भी आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा चुकी है सतपुड़ा के जंगल। तो इनकी और भी कविताएं इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख और गीत फरोश, ये सारी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट। शकुंत माथुर, याद रखना कि ये लेडी हैं और इनका जन्म 1922 में हुआ था, मृत्यु 2004 में हुई है और इन जो है ये दूसरे शतक की महिला है, याद रखना। चांदनी चूनर 60 में, अभी और कुछ 66 में, लहर नहीं टूटेगी 1960 में। एक बार की बात है कि शकुंतला जी से, याद रखना शकुंतला जानते होंगे, शकुंतला से लोग पूछने लगे कि तुम्हारी चांदनी कहाँ गई, तुम्हारी चांदनी कहाँ गई? उन्होंने कहा कि अभी नहीं है, अभी वो नहीं है। तो चांदनी चूनर 1960 और अभी और कुछ 1966, लहर नहीं टूटेगी, किसकी रचना है? जो है शकुंतला माथुर की। नरेश मेहता वेरी इंपॉर्टेंट बंदे हैं। मुक्तक काव्य इनके देखो, इनके वन पाखी सुनो, आप एकदम कई बार याद कर लो। वन पाखी सुनो 57 में लिखी गई नरेश मेहता की। वन पाखी सुनो, वन पाखी सुनो 1957, वन पाखी सुनो 1957 में किसकी लिखी गई? नरेश मेहता की। बोलने दो चिड़ को 61 में, मेरा समर्पित एकांत 63, उत्सवा 79, तुम मेरी मौन हो 82, अरण्या, याद रखना अरण्या नहीं बोलना है 85 में अरण्या, आखिर समुद्र से तात्पर्य 88, पिछले दिनों नंगे पैरों 1989, याद रखना पिछले दिनों नंगे पैरों 89, चैत्या कब लिखी गई है? 93, वेरी इंपॉर्टेंट। खंड काव्य देखो आपको ऊपर याद रखनी है, एक वन पाखी सुनो और अरण्या और एक इधर ये 4 रचना। ये संशय की रात, संशय की एक रात, महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व सबरी, ये आपको ज़्यादा याद रखनी है। इसमें से अगर इसमें से कोई इंपॉर्टेंट आपसे पूछे तो एक उधर वन पाखी सुनो और एक संशय की रात, ये नहीं भूलनी है, 2 रचना, ठीक है। संशय की रात, वन पाखी सुनो किसकी? नरेश मेहता की। महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और सबरी ये भूल जाओगे तब भी कोई बात नहीं, पर सबरी 77 में पूछी गई, प्रवादपुर 77 में पूछी गई, महाप्रस्थान 64 में है। संशय की रात आपको नहीं भूलना है, 1962 की है, संशय की रात 1962 में, ठीक है। इनकी आरंभिक कविताओं में याद रखना कि ऋग्वैदिक रचनाओं के प्राचीन बिंबों, याद रखना प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है। ऋग्वैदिक रचनाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई देता है, ये भी याद रखना। दूसरा सप्तक
दूसरे सप्तक में संग्रहित इनकी कविता किरण, धेनुएं, चाहता मन, उषस में उपयुक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। किरण, धेनुएं, चाहता मन, उषस में उपयुक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। किसके बारे में बात है भैया? ये किसके बारे में? नरेश मेहता। ठीक है। इनके बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है, ये भी याद रखना। ये सब पॉइंट हैं, बहुत आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में, अपने कविताओं के संदर्भ में वे कहते हैं कि अपनी कविताओं में वह आग लिखना चाहते हैं। बहुत पॉइंट अच्छा है, आग लिखना चाहते हैं। एक कथन है कि संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी व नाट्य शैली में लिखी गई कविताएं बहुत पूछी बार, इनकी ये कई बार रचना पूछी गई कि लंबी व नाट्य शैली में लिखी गई कविता है। ठीक है। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया। याद रखना। समय देवता कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। समय देवता मेरा समर्पित एकांत एक संग्रह कविता है, ये भी याद रखना। मेरा समर्पित, इसे कवि ने कविता की पहली लंबी कविता कही, याद रखना ये भी। इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें विलंबित बिंब का विधान भी किया गया है, ये भी याद रखना। इस कविता पर वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, कई बार पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हरिनारायण व्यास के बारे में, जो कि इनका जन्म हुआ था 1923 में, मृत्यु 2013 में। ठीक। हरिनारायण व्यास, इनके रचनाएं के मृग और तृष्णा जो 68 में, पर आप इनको याद, दो रचनाएं आपको याद रखनी है। ये बरगद के चिकने पत्ते और आउटर पर रुकी ट्रेन, जो बरगद के चिकने पत्ते 1982 में, आउटर पर रुकी ट्रेन 1994 में आई थी। ये हरिनारायण व्यास की रचनाएं हैं। कौन? बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन, हरिनारायण व्यास। ये बात अगर आप बाकी देख सकते हैं, त्रिकोण पर सूर्योदय, उठे बादल झुके बादल, एक नशीला चांद, वाह बहुत अच्छी रचना है, एक नशीला चांद। ठीक है। चलो अगली बात देखते हैं, धर्मवीर भारती। देखो, धर्मवीर भारती 1926 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1927 में। ठीक है। धर्मवीर भारती का 1926 में जन्म और मृत्यु 1927 में। ठीक है। इसमें एक रचना आती है आपकी, याद रखना, ठंडा लोहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है धर्मवीर भारती की। और एक कनुप्रिया, ठंडा लोहा कनुप्रिया, ठंडा लोहा कनुप्रिया, ठंडा लोहा कनुप्रिया नहीं ही बोलना है धर्मवीर भारती की। और ठंडा लोहा 52 में लिखी गई, ये कभी ही नहीं पूछोगे आप, बोलोगे, क्योंकि धर्मवीर भारती की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। एक ठंडा लोहा कनुप्रिया, एक आद्यंत। ठीक है। आद्यंत, ये तीनों रचनाएं खूब पूछी जाती हैं। ठंडा लोहा कनुप्रिया, ठंडा लोहा कनुप्रिया, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। ठीक। 7 गीत वर्ष 59, देशांतर 60, सपना अभी भी 93, आद्यंत 93। ठीक। धर्मवीर भारती। अगली बात होती है कि व्यक्ति स्वातंत्र इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य संग्रह, याद रखना, ठंडा लोहा को कैश्वर्य भावुकता का काव्य कहा, याद रखना, जो आलोचक प्रेमपथ्य एक यूनानी पौराणिक पुरुष, याद रखना, प्रेमपथ्य इम्पोर्टेंट है। प्रेमपथ्य एक यूनानी पौराणिक पुरुष हैं। यह लंबी कविता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यह एक लंबी कविता है। ठीक है। राधा कृष्ण के, एक बात और बता दूं कि राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन कनुप्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कनुप्रिया काव्य संग्रह में किया है। राधा कृष्ण के, वेरी इंपॉर्टेंट, राधा कृष्ण के प्रेम का जो वर्णन है वो कनुप्रिया काव्य संग्रह में किया गया है। काव्य संग्रह में किया गया है राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन। इसमें कनुप्रिया में, किसमें? कनुप्रिया में। किसमें? कनुप्रिया में। बहुत बार पूछी गई है। ठीक है। रचना इनकी देशांतर विदेशांतर, जो है विदेशी कविता, जो है कविताओं का संग्रह है, एक बार ये देख लेते हैं। रघुवीर सहाय, देखो रघुवीर सहाय के बारे में ये 3 रचनाएं आपको नहीं भूलनी है।
ठीक है, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। एक बार की बात है कि एक लड़की सीढ़ियों पर आत्महत्या कर ली और फिर कहती है कि हंसो हंसो, सब लोग हंसो। ठीक है, याद रखना, जब सीढ़ियों पर कोई आत्महत्या करेगा तो जो वीर होगा तो वो तो हंसेगा ही, याद रखना। ये शायद आपको याद होने की कोशिश में हो कि अगर कोई कोई भी सीढ़ी पे आत्महत्या करेगा, कहाँ, सीढ़ी पे आत्महत्या करेगा, तो जो अपने आप को वीर समझता है वो तो हंसेगा ही उस पर कि भाई जाके सीढ़ी पे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी। तो याद रखना, रघुवीर सहाय सीढ़ियों में धूप में आत्महत्या के विरुद्ध में, हंसो हंसो जल्दी हंसो। ये याद रखना, ये समय क्या है, 1960। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध 1967। ठीक, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975। ठीक, लोग भूल गए हैं 82, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियों में 89, और एक समय था जब रचना कब लिखी गई, 94। ठीक है, ये देखो इसमें 3 रचना, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये रघुवीर सहाय की रचनाएं नहीं बोलना। सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? रोमानियत का प्रभाव है। किसका? रोमानियत का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त उनके अन्य कविताओं संग्रह में नए कला प्रयोगों तथा रोमानियत मुक्त राजनीतिक व सामाजिक विमर्शीय कविताएं मिलती हैं। ये भी याद रखना। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा, देखो बच्चन सिंह ने क्या लिखा कि यह संग्रह जीवन में होने वाली आत्महत्याओं के विरुद्ध ही नहीं बल्कि साहित्य की हत्या करने वाले बीटनिकों और अकवितावादियों के विरुद्ध भी है। ठीक है, ये भी है। रघुवीर सहाय ने, एक बात और बता दूं, रघुवीर सहाय ने मेरा प्रतिनिधि, कौन सा, मेरा प्रतिनिधि कविता राम मनोहर लोहिया, वेरी इंपॉर्टेंट, राम मनोहर लोहिया। रघुवीर सहाय ने मेरा प्रतिनिधि कविता राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी। रघुवीर सहाय ने मेरा प्रतिनिधि कविता राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी थे। रघुवीर सहाय ने मेरा प्रतिनिधि कविता राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी थी। ये भी याद रखो। कविता के संदर्भ में रघुवीर सहाय के कुछ महत्वपूर्ण कथन ये भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रचना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में। रघुवीर सहाय के रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन आवश्यक है। कोई ही इस पलायन को सूझबूझपूर्वक निभा पाते हैं। वर्तमान से मुक्ति होने का प्रयोजन कालातीत होता है, मृत जीवन का भूत बनना नहीं। ठीक है, रघुवीर के सहाय के संदर्भ में विद्वानों के कुछ कथन भी ये भी देख लेते हैं। क्या कहते हैं रघुवीर सहाय के बारे में? कहते हैं एक बंदे हैं कि रघुवीर सहाय ने एक बड़ा काम किया। वह क्या किया कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभामंडल से कविता को मुक्त किया, पुरानी परिपाटी पे नहीं, उससे कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया है। कथन किसका है भैया? मैनेजर पार्टी का। किसका कथन भैया? मैनेजर पार्टी। मनुष्य यौवन की नियति को उसके समूचे, याद रखना, उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर सहाय के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। ये भी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, रामस्वरूप चतुर्वेदी किसका? रामस्वरूप चतुर्वेदी का ही कथन है। ठीक है, अगले फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला है। यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास तौर से ऐसे परिवेश में जहां साहित्य अखबार नवीसी से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा स्पर्श होता है। कथन किसका है भैया? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, चलो तीसरे सप्तक के प्रमुख कवियों की कृतियाँ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, चौथा तो है ही नहीं। विजयदेव नारायण शाही 1927 में इनका जन्म, मृत्यु 1982 में। याद रखना एक बात, इनकी रचना आपको मछली घर नहीं बोलना है, जो विजयदेव नारायण और संवाद तुमसे 1990 और साकी, ये 3 रचना आपको याद करनी है। अब आप कहोगे कि 3 ही है, नहीं, आवाज़ हमारी जाएगी, वो भी है। ठीक है, सखी मछली के घर जाने से
तुम्हारी विजय हो सकती है। ऐसे ऐसे कर सकती हो कि सखी मछली के घर जाओगी तो तुम्हारी भी एक दिन विजय होगी। मछली के घर जाओगी सखी, मछली के घर जाओगी तो तुम्हारी भी विजय होगी। तो तुम्हारी से तुमसे और सखी से साकी मछली घर संवाद तुमसे किसकी रचना है? विजयदेव नारायण शाही, चूँकि जन्म इनका 1927, मृत्यु कभी थी 1982 में। ठीक है, आवाज़ हमारी आएगी छोड़ दो। कुंवर नारायण वेरी इंपॉर्टेंट। कुंवर नारायण इनका जन्म कब हुआ था भैया? 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। एक बात मैं बता दूं, इनकी जो रचना है आपको एक रचना याद रखनी है, वो एक रचना है इनकी आत्मजयी। आत्मजयी नहीं बोलना है। 1965 में किसकी थी? आत्मजयी। आत्मजयी मन में बसा लो, आत्मजयी के बारे में मन में बसा लो। आत्मजयी 1965 में आई थी। किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। किसकी है भैया? आत्मजयी किसकी है भैया? कुंवर नारायण की। किसकी है भैया? कुंवर नारायण की। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण 1927 में आई थी। जन्म कब हुआ था? 1927 में। तो आत्मजयी किसकी रचना हो गई? कुंवर नारायण की। ठीक है, कुंवर नारायण की। तो आपको पता होना चाहिए कि कुंवर कन्हैया जो थे वो आत्मा के बारे में बड़ी अच्छे तरीके से जानते थे। इनकी रचना एक और भी साथ में रख लेते हैं, चक्रव्यूह 1956 में। अपने सामने 1979। इन दिनों 2002। इन दिनों 2002 याद रखो। तो चक्रव्यूह अपने सामने, इन दिनों और आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। बाकी देख लो, चक्रव्यूह 56 में आई। चक्रव्यूह कब आई? 56 में। प्रवेश हम तुम 61 में। अपने सामने 79। कोई दूसरा नहीं 93। इन दिनों 2002। हाशिए का गवाह, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 2009। सीमाएं दूरियां 2017 में। ये देखो अभी हाल ही में रचना अनुदित हुई है। सीमाएं दूरियां किसकी रचना? कुंवर नारायण की। ठीक है, प्रबंध काव्य इसकी इनके, मैं फिर कहता हूँ ये नहीं बोलना है। आत्मजयी का समय भी नहीं बोलना है 1965 में, और कुंवर नारायण की रचना, और वज्र सभा के बहाने 2008। ठीक है, चलो। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी याद रखना ने आत्मजयी जो 1964 की वो नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय क्या है? ये भी याद रखना, जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो ये रचना इंपॉर्टेंट है। जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ, आत्मजयी। आत्मजयी की कथा वस्तु के बारे में बता दूं कि कठोपनिषद की जो कि यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। आत्मजयी की कथा वस्तु जो है उसकी कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। आत्मजयी में एक चीज़ और बता दूं, आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों याद रखना। कौन सा? बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया। किसका? बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किसमें किया गया है? आत्मजयी में। किसमें किया गया है? आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया। किसमें किया गया है? आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया। आगे हमारे सर्वेश्वर द्वार सक्सेना, इनको कोई कैसे भूल सकता है? ठीक है, जो अपने नाटककार हैं, तो इनको नहीं भूलना, क्योंकि इनकी रचना आपके एग्जाम में लगी है, सिलेबस में लगी है, तो बहुत पूछी जाएगी। काठ की घंटियाँ 59, बांस का पुल 63, एक सूनी नाव 66, गर्म हवाएं 69। ठीक है, कुआनो नदी 73, जंगल का दर्द 76, खूटियों पे टंगे लोग 82, कोई मेरे साथ चले 85। ठीक है, और बस इतनी रचना है, यानी 8 रचना। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट देखो, आपको मैं बता दूँ, इसकी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, कि एक बार की बात है कि मैं भैया, बांस नहीं होता है बांस, ठीक है, उसी मतलब उसी का मैंने नाव बनाया। उसको छोड़ो, बांस का मैंने क्या बनाया था? नाव। बांस का क्या बनाया मैंने? नाव बनाया, और चल दिया नदी में, डाल दिया। फिर कहाँ? यानी बांस का नाव बनाकर नदी में फेंक दिया। ठीक है, और जो हमारी जो नाव थी, जो वो चलने लगी, जा रही है, किधर जा रही है? जंगल के पार पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? जंगल के पार पहुंची। वहाँ जैसे हमने देखा तो कुछ लोग वहाँ हमारे नाव से टंगे थे। बस इतनी बात याद रखना कि बांस का नाव बनाया था और नदी में छोड़ दिया। जो हमारी नाव थी जंगल को पार करके गई, हमको जो है कुछ लोग टंगे नजर आए। तो ये इंपॉर्टेंट सर्वेश्वर दल सक्सेना की रचना है। 1927, मृत्यु 1983। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है,
मुख्य रूप से किसान मजदूर, याद रखना, किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। एक बात। दूसरी, इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीतिक कविताएं लिखी हैं। ग्रामीण परिवेश एवं सरल भाषा के कवि हैं। एक दूसरी बात, इनकी देखो चर्चित कविताएं हैं कुछ। देखो, ऐसे मेरी बड़ी हो तुम, देखो ये रचना आपसे पूछिए संग्रह के, अब ना छोड़ के। अब आपको बता दूं कि संग्रह से हटके जो चर्चित कविताएं होती वो पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप चर्चित कविताएं भी पढ़ लिया करो। ठीक, ऐसे बड़ी हो मेरी तुम, सर्वेश्वर दल सक्सेना। विगत प्यार लिपटा रजई में, मैंने कब कहा, काफ़ी हाउस में एक जो है मेलोड्रामा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये कविताएं इनको, ये रचना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। केदारनाथ सिंह को भी देख लेते हैं, बस लास्ट में आ गए हैं, लास्ट। ठीक है, केदारनाथ सिंह 1934 में इनका जन्म, मृत्यु 2018 में। अभी मैं बताऊंगा कि इनकी जो यहाँ से देखो रचना है, ये वाली यहाँ से देखो, उठाओ जून का, जून 2024 जो री एग्जाम था उससे पहले वाला रचना मिलेगी आपको कि यहाँ से देखो रचना किसकी है, ये पूछी जा चुकी है। केदारनाथ सिंह कौन सा अपने एग्जाम में सिलेबस में लगे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि आप बहुत गहराई से पढ़ा रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के सारे पेपर देखें 2022 से इधर 2020 से इधर 25 तक। ठीक है, प्रीवियस ईयर 5 सालों को, तो आपको खुद नज़र आ जाएगा कि हमको कितनी गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। इस बात को समझो। ठीक है, चलो यहाँ से देखो 1983, यहाँ से देखो नहीं, अभी अभी देखो। ठीक है, अभी याद रखना, अभी अभी जमीन को मैंने देखा कि वो, अभी अभी जमीन पर मैंने देखा कि एक सारस और एक बाघ, याद रखना, ऐसे बना सकते हो कि अभी 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 जमीन पर मैंने देखा कि एक सारस और एक बाघ साइकिल चला रहे थे। क्या चला रहे थे? साइकिल चला रहे थे। देखो बन गए ठीक। ये पहले नहीं बनाया था मैंने, अभी भी, कि अभी मैंने ज़मीन पे देखा कि एक सारस एक बाघ साइकिल चला रहे हैं और केदारनाथ के गुण गा रहे हैं, केदारनाथ के गुण गा रहे हैं, या केदारनाथ मंदिर जा रहे हैं। देखो रचना याद होगी। ठीक, मेरे ख्याल से बस इतना याद रखनी है कि अभी अभी देखो, अभी अभी मैंने देखा कि, अभी अभी ज़मीन पर देखा, अभी अभी मैंने ज़मीन पर देखा कि क्या, सारस और बाघ साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते हुए केदारनाथ जाना चाहते हैं। तो अभी अभी ज़मीन पर मैंने देखा कि सारस और बाघ साइकिल चला रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। याद हो गई। ठीक, तो अभी से अभी अभी बिल्कुल अभी 1960, ज़मीन पक रही 1980, यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, ये पूछी जा चुकी है, और यहाँ से देखो भी पूछी जा चुकी है। उत्तर कबीर अन्य कविता 1995, बाघ लंबी कविता 1996, तालस्ताय और साइकिल 1985 में इनकी कविता हमारे यूजीसी नेट में, उसमें एमए के सिलेबस में लगी थी बेचू के। सृष्टि पर पहरा 2014 वेरी इंपॉर्टेंट, और मतदान केंद्र पर झपकी 2018 वेरी इंपॉर्टेंट है। मंच और मचान की लंबी कविता है, भी याद रखें। आगे बस एक पेज और बचा है कि बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। एक बात। दूसरी, मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के कवि, ये भी याद रखना। कविता में बोल चाल की भाषा तथा उनकी क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थिति है, ये भी याद रखना। ठीक है, बस लास्ट है कि अपने परवर्ती कविताओं में बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में भी बिंब को अत्यधिक महत्व देते हैं। सुई और धागे के बीच में, ये भी याद रखना, सुई और धागे के बीच में कविताओं में माँ का ममत्व एवं परिवार के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट कविता। केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता, सबसे ज़्यादा कविता इनकी याद रखना, बनारस इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। बनारस, अनागत फर्क नहीं पड़ता। बनारस अगर आप आओगे भी, ठीक है, तो बनारस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना। बनारस में क्या केदारनाथ का मंदिर तो नहीं है, पर जो है शिव जी का मंदिर तो जरूर है। चलो
तो हम लोग आज प्रयोगवाद ख़त्म कर चुके हैं। अब हम नई कविता एक ही क्लास में होगी 20-25 मिनट की, उसके बाद हम सीधे आधुनिक गद्य पे आ जाएंगे। उसमें अभी उपन्यास पढ़ाना है आपको, उपन्यास का विकास एकदम बेहतरीन तरीके से, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी और अन्य ग्रंथ, यानी 6 अभी और होंगी। एक महीना लगभग में 20 क्लासें और होंगी उस पर। ठीक है, तब आपका हिंदी साहित्य का इतिहास वहाँ इतना जितने तैयार कर लिया, इतिहास में वो कहीं नहीं फंसेगा, किसी भी एग्जाम में बैठेगा वो। ठीक है, चलो किसान मजदूर ये सब हम लोग तैयार कर चुके हैं। तो फिर कहता हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर लें। ये मत सोचें कि नोट्स निकलवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, खर्चा तो आएगा, अगर निकलवा लोगे तो बेहतरीन आपके लिए, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, नहीं निकलवा पाते हो तो मोबाइल में रहेंगी तो रिवीजन के तौर पे आप अपने फास्ट चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नंबर आपको दे देता हूँ, नंबर 97 21 56 58 75। और एक बात और बता दूँ कि आप लोग, एक चीज़ और बता दूँ कि आपको लगता है कि बिल्कुल शॉर्ट नोट 4 लाइनों में वो आपको कोई नहीं बना के दे सकता। वो अपने आप से जब कोई पढ़ता है तो जो चीज़ें याद करने लायक होती है तो छोटे-छोटे पॉइंटों में बाँट लेता है। ऐसे पॉइंट अगर मैं लेके आऊँ, हालाँकि हैं मेरे पास बने रखे हैं, ऐसा नहीं है, मगर मैं लेकर आऊँ तो फिर उसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाएँगी। अपने जो खुद के नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट, वो खुद से ही बनाए जाते हैं। इतना भी याद रखना, शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद से बनाए जाते हैं, किसी के बनाए शॉर्ट नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।